तो यही लिखे थे, धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। गलनांक और क्वथनांक परिभाषा ऊपर लिखवा दिए थे। आगे लिखो। सामान्यतया धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। नहीं, उसी में सामान्यतया धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। हो गया। जैसे गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जैसे आयरन का गलनांक, आयरन का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। परंतु लिखना नीचे, परंतु कुछ धातुएं जैसे गैलियम Ga, कुछ धातुएं जैसे गैलियम Ga, हो गया। उसके कोष्ठक में लिख देना, गैलियम के कोष्ठक में क्वथनांक 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, हो गया। कोष्ठक बंद करने के बाद लिखो, कोष्ठक बंद करने के बाद तथा सीजियम CS कोष्ठक में लिख देना गलनांक 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, हो गया। कॉमा सोडियम इसका क्वथनांक लिखना, गैलियम का वो गलनांक है, क्वथनांक नहीं है। गैलियम के ब्रैकेट में गलनांक बना लेना, जो क्वथनांक बोले ना गलनांक बना लेना, उसको गलनांक है। हो गया। क्या लिखे? सोडियम कोष्ठक में लिख लेना गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस, गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस, हो गया। आदि का गलनांक बहुत कम होता है। मतलब सामान्य रूप से धातुओं के बारे में कहा जाता है कि इनका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, लेकिन ये कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक क्वथनांक बहुत कम है। तुम देख रहे हो गैलियम का गलनांक है तुम्हारा 30 डिग्री सेल्सियस, सीजियम का गलनांक है 28 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इनको हाथ पे रख दें तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर का गलनांक तापमान हमेशा कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और ये 30 या 28 पे पिघल जाएंगे। हाथ से रखते ये क्या होने लगेंगे? पिघलने लगेंगे। इसीलिए इनको भी द्रव धातु में काउंट कर दिया जाता है।
ऐसा कल हमने बताया था ना, मरकरी होता है द्रव धातु, तो इनको दोनों को भी द्रव धातु में काउंट कर सकते हैं। किसको किसको? गैलियम को और सीजियम को। क्यों? क्योंकि इनके गलनांक भी इतने कम है। देखो हमने कहा कल की सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो सामान्य ताप माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, अर्थात किसी कमरे का ताप हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस मानना होता है। हमने उस दिन एनटीपी पढ़ा था ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, वहां पे टेम्परेचर कितना बताए थे? 25 डिग्री सेल्सियस है, 298 केल्विन बताए थे, और उसके बाद प्रेशर पी था एक वायुमंडल। तो कमरा तापमान माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे के ताप पर जो मरकरी होता है वो द्रव होता है, लेकिन ये सीजियम और गैलियम जो है, क्या ये 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव होंगे? सीजियम और गैलियम 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में बदलते हैं। अभी कल हमने गलनांक क्या पढ़ा था कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पिघलना शुरू होता है। कल हमने चर्चा भी किया था कि जब बर्फ को गर्म किया जाए तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद पिघलना शुरू करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर 0 से नीचे तापमान है तो बर्फ कभी पिघल नहीं सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें सीजियम और गैलियम, सीजियम पिघलेगा तुम्हारा कितने पर? 28 डिग्री सेल्सियस पर। गैलियम पिघलेगा 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर इनको 28 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस तक ताप मिल जाएगा तो ये पिघल जाएंगे। तो माना हुआ ताप 25 डिग्री सेल्सियस, ये 25 के पास ही तो है, थोड़ा सा बाहर से पिघल गई, ठीक है। इसलिए इनको भी द्रव धातु में हम काउंट कर सकते हैं, हो जाएगा। तो द्रव धातु में कौन कौन आ सकता है? सीजियम आ सकता है, गैलियम आ सकता है, और मरकरी तुम्हारा है पहले से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे केवल तुम्हें मरकरी ही जानने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है सामान्य ताप पर भी द्रव होता है, लेकिन ये दोनों सामान्य ताप पर हम कहें तो द्रव नहीं है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद द्रव होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि साधारण रूप से हमारे यहाँ तापमान अगर ठंडी के मौसम को छोड़ दिया जाए तो हमेशा 25 से ऊपर ही रहता है। अगर ठंडी के 2-3 महीनों को छोड़ दो, जिसमें तुम्हारा नवंबर, दिसंबर और जनवरी वाली गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है जो, उसके बाद से तो लगातार तापमान हमको लगता है 30 के आसपास तो रहता ही होगा। 30, 35, 40, 45 वैसे बढ़ता घटता जाता है। अभी इस समय तापमान जब बारिश होती है, ठंडी पड़ जाती है, तब भी उस समय तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, समझ गए। तो याद रखे रहना, मतलब हमारा यहाँ का तापमान जो होता है 30 के आसपास हमेशा रहता है। तो उस अवस्था में ये किस में रहेंगे? द्रव स्टेट में रहेंगे ना, तो इसीलिए हम इनको द्रव धातु में काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मानक रूप से माना जाए तो केवल कौन है? मरकरी की, ये जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, Hg, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, 25 से कम होता है। 25 तो कमरे का ताप है ना, सामान्य ताप को 25 मानते हैं, तो 25 से कम होता है तभी तो 1 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहेगा। जैसे जानते हैं कि हम जल का हिमांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, या कहें तो बर्फ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और हमारा कमरे का तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 0 से ज्यादा है ना, इसका मतलब उसमें बर्फ गल चुका होगा और किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा। इसलिए हम कहेंगे कि साधारण ताप पर जो H2O है वो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो जिनका गलनांक कमरे के ताप से कम होता है वो सारे के सारे साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, और जिनका क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है वो सारे के सारे साधारण ताप पर गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है। और जिनका गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है वो साधारण ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, और जिनका गलनांक ये क्वथनांक, जिनका क्वथनांक जो होता है कमरे के ताप से अधिक होता है वो भी साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन है, इनको अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि ये कैसे हुए, ठीक है। जैन सबको लिखवा दें, हो जाएगा। तो फिर पूछेंगे बताना, नहीं बता तो ध्वनि कब लिखवाएंगे। आगे देखो, अगला पॉइंट देखो। कल लिखवाएंगे, चलो पहले लिखें, कल याद रहता है नहीं तुम लोग को, आते ही पहले पूछेंगे तब लिखवाएंगे। चलो लिखो, दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर।
देखो सभी धातुओं के घनत्व, सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। हो गया? जैसे जैसे सोने का घनत्व, सोने का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सोने का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हो गया? उसके बाद लिखो तथा चांदी का घनत्व, इसको तो बहुत सही आ सकते हैं। आप फैला सकते हो, लेकिन साधारण अवस्था में इसका जो है घनत्व बताया जाता है। पीट पीट के फैला दो, उससे तुम मतलब है। क्या लिखे? 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद लिखो 19.5 बोले क्या? 3 कर लो, 3 दूसरा चांदी वाला देख लीजिए। 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा चांदी का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। चांदी का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। हो गया? परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे क्षार धातुएं, जैसे क्षार धातुएं। हो गया? बस ये तापमान पर इसका होगा ना। हाँ, चलो आगे देखो। दो हो गया ना, तो पॉइंट इसमें। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर। अब रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं धातुओं का कुछ। धातुओं के कुछ रासायनिक गुण तो हम पहले से ही जानते आ रहे हैं, ऐसे धातुओं की अम्ल से क्रिया, धातुओं की क्षार से क्रिया, जब इसे पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया क्या होती है, धातुओं की जल से क्रिया क्या होती है। क्या क्या होगी? धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी? सीधी बात देखो, सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या बन सकता है? Mg की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या बन सकता है? Al की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या बन सकता है? Fe की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या बन सकता है? कुछ और ऑप्शन है हमारे पास? एक ही तो ऑप्शन है कि इनको सबको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो और तब जुड़ेंगे अपने संयोजकता नियम के अनुसार। जुड़ेंगे। Na बनाता है 1+ और ऑक्सीजन बनाता है 2-, बनाता है ना। तो इसका 2 हम सोडियम के नीचे लिखेंगे और इसके ऊपर 1 है, वो किसके नीचे लिख देंगे? ऑक्सीजन के नीचे। तो Na के नीचे चला जाएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे चला जाएगा 1। Mg बनाता है 2+ और O बनाता है 2-। 2+ से 2- करके कितना कितना हो गया? 1-1, दोनों के नीचे 1-1 लिखने का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखना है इसको? MgO लिखना है। उसके बाद Al बनाता है 3+,
वो बनाता है 2-, 3 से 2 तो कटता नहीं है, या 2 से 3 कटता नहीं है, इसलिए जो इसके ऊपर का 3 है ऑक्सीजन के नीचे लेते जाओ, और O के ऊपर का जो 2 है एल्यूमिनियम के नीचे लेते जाओ, तो बन गया Al2O3। इसी प्रकार Fe भी बनाता है 3+, ठीक है, और प्लस O बनाता है क्या 2- इसका 2 और इसका 3, क्या बन जाएगा Fe2O3। Fe का एक और O2 के साथ बनता है, Fe जब 2+ वाला बनाता है तो और O2- बनाता है, 2 कट जाता है, तो खाली क्या बचता है FeO बचता है। ये प्रकार से हो जाएगा ना। तो आयन तुमको पता है तो बाकी का काम कर सकते हो। अब इनको संतुलन करने के लिए जो चाहे कर लो, नीचे 1 लगाने को मतलब नहीं है। तो संतुलित करने के लिए 4 करोगे, यहाँ पे कितना कर दोगे 2, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 करोगे, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 का यहाँ पे कितना कर दो 3 3 दूनी 6 हो गया ना। उस स्थिति में 2 दूनी इतना एल्यूमिनियम 4, वही इस बारे में होगा 3 4 और यहाँ पे 2। यहाँ पे तुम्हारा क्या करना होगा जी, हो जाएगा ये 2Fe + 2FeO। तो ये प्रकार की इनकी ऑक्सीजन से क्रिया है। तो हेडिंग लिख लो 3 नंबर, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। हो गया, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। लिखो, सभी धातुएं दहन करने पर अर्थात जलाने पर, हो गया, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती हैं, अपना ऑक्साइड बनाती हैं। अपना ऑक्साइड बनाती हैं। हो गया। कैसे होते हैं जी ये ऑक्साइड, कैसे होंगे? ये धातु है ना, और धातुएं क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। इसकी चर्चा पीछे हुई थी और इसको लिखवाए भी थे, लिखवाए थे। तो लिखेंगे, क्या लिखे? अपना ऑक्साइड बनाती हैं जिसे धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जिसे धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। आगे काली पेन से लिख लेना, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं के बाद काली पेन से लिख लेना। क्या लिखेंगे? इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। काली पेन से लिखना है, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात ये जल में घुलकर, अर्थात ये क्षारक बनाते हैं। जल में घुलकर क्षारक बनाते हैं। हो गया ना? तो कहने का मतलब धात्विक ऑक्साइडों का जो जलीय विलयन होगा कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो हम कहें कि धात्विक ऑक्साइडों का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा ना? तो क्यों करेगा? क्योंकि इनका जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है?
क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए अपनी क्षारीय प्रकृति के कारण ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो सवाल तुमसे पूछा जा सकता है कि धात्विक ऑक्साइडों का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, इसलिए अर्थात ये जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, इसलिए लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको काली पेन से लिखवाएं। क्या लिखवाएं? जल में घुलकर क्षार बना लेते हैं। हाँ वही क्षारक, क्योंकि दुर्बल भी तो बना सकते हैं। हो गया, जल में घुलकर क्षारक बना लेते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को कैसे लिख लेना, यही कारण है कि यही कारण है कि हो गया, धात्विक ऑक्साइडों का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब ये रिएक्शन लिख लेना नीचे, तब आगे बढ़ते हैं। पांचों रिएक्शन लिख लो। अगली हेडिंग लिखो आप। अगली हेडिंग, धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया। हो गया, इसके अंदर देखो, धातुओं की जल से क्रिया दो प्रकार से होती है। धातुओं की जल से क्रिया दो प्रकार से होती है। धातुओं की जल से क्रिया दो प्रकार से होती है। हो गया, पहला नंबर पहला नंबर इसमें हेडिंग लिखना, धातुओं की ठंडे जल से क्रिया। पहला नंबर, धातुओं की ठंडे जल से क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, हेडिंग है इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। कौन सी? धातुओं की जल से क्रिया वाली हेडिंग पर ही, क्योंकि इसके दोनों पार्ट महत्वपूर्ण हैं। हो गया, मतलब देखो दो प्रकार से क्रिया हो गई, या तो सीधे ठंडे जल से क्रिया कर लेंगे या तो गर्म जल या भाप से क्रिया करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, पहला ठंडे जल से क्रिया इनकी कैसे होती है? भाप में आयन छोड़ेगा, धो देंगे तुमको। जल जब भाप में बदल जाएगा तो आयन छोड़ेगा, मतलब तुम पानी को उबाल लोगे तो H+ और OH- पा जाओगे, तभी वो H2O ही रहेगा। हमने कहा था जब तक किसी पदार्थ की रासायनिक अवस्था नहीं परिवर्तित होगी तब तक उसके सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे बर्फ का सूत्र कहें, चाहे जल का सूत्र कहें, चाहे भाप का सूत्र कहें, तीनों का सूत्र क्या होगा? H2O होगा, बस ब्रैकेट में लिखने वाली चीज बदल जाएगी। एक बार यस लिखेंगे, एक बार यल लिखेंगे, एक बार वी लिखेंगे। बर्फ अवस्था में होगा तो सॉलिड लिखेंगे, जल की अवस्था में होगा लिक्विड अर्थात द्रव लिखेंगे,
और वाष्प अवस्था में अर्थात वेस्पर लिखेंगे, वी लिखेंगे, तो बस यही अंतर होगा, सूत्र पुस्तक वही रहेगा। तो अभी देखो कुछ धातुएं हमारे पास, जैसे हम मान लेते हैं कि एम एक धातु है, ठीक है, इसने क्रिया किया जल से, इससे क्रिया किया जल से, तो बनाएगी धातु हाइड्रोक्साइड, या सीधे हिंदी में लिखते, कौन जाएगा यम लिखने, यम यारों की समझ ही नहीं पाओगे तुम लोग, एबीसीडी आता है, पता चला यम लिखे तो यम फॉर मंकी पढ़ने लगो मंकी की जल से क्रिया कराएंगे तो उसका पेट भर जाएगा, भाग जाएगा। तो धातु प्लस H2O, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है ना। यही हम नीचे लिख रहे हैं, धातु प्लस H2O, धातु ऑक्साइड बनेगा प्लस H2 निकलेगा, एक नया बवाल खड़ा हो गया। दोनों जगह तो हमने लिखा धातु ही, दोनों जगह हमने लिखा H2O ही, दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, धातु हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ पे धातु ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे हमने डेल्टा भी लगा दिया, अर्थात गर्म करने पर, ठीक है, या कहें तो गर्म जल से क्रिया होगी, या जल के नीचे हम क्या लिख दें, गर्म लिख दें, हो गया। अंतर क्या हुआ, इस हिसाब से तो समझो कि हमने ये यहाँ पे क्या है, ठंडा है, ठीक, तो सोडियम को हमने लिया ठंडे जल के साथ, तो बनाया इसने क्या, NaOH, और प्लस क्या बनाया, तो धातु तो नीचे भी है, तो कहें कि सोडियम को गर्म जल के साथ लेंगे तो Na2O बनेगा प्लस H2 बनेगा, थोड़ा चाहिए था, परंतु ये गलत है। क्यों गलत है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा क्यों गलत है। क्योंकि जब वो ठंडे पर ही जल से क्रिया करके क्षार बना चुका, तो क्या उसको गर्म कर देंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा उसका। जब सोडियम को हमने जल में मिलाया, तुरंत ही उसने अपना क्षार बना लिया, अब उसको नीचे से हम गर्म करना शुरू किए, तो क्या वो अपना ऑक्साइड बना लेगा, नहीं बनाएगा, ठीक है, नीचे वाली अभिक्रिया गलत है। तो निष्कर्ष क्या निकला, इस धातु और इस धातु में कुछ अंतर है, इस धातु और इस धातु में कुछ अंतर है। हम यहाँ पे अगर Mg लिख देते तब यहाँ पे बनता MgO, अर्थात मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और प्लस H2 गैस निकलती। कुछ निष्कर्ष पता चला कि ये वाले कॉन्सेप्ट और ये वाले कॉन्सेप्ट में अंतर है। यहाँ पे जो धातु है वो अलग प्रकार की होगी, यहाँ पे जो धातु होगी अलग प्रकार की होगी। इसके लिए हम लोग अपनी सक्रियता श्रेणी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सक्रियता श्रेणी, वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए ये रासायनिक गुण हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे नहीं, गर्म जल में कराओगे तब भी उसका वही बनेगा, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। जब वो ठंडे जल से ही OH निकाल सकता है, तो गर्म जल से तो ऑटोमेटिकली OH निकाल देगा, क्योंकि गर्म जल में तो और जल्दी टूटेगा। जब कोई भी चीज ठंडे जल से ही हाइड्रोक्साइड निकाल के OH बना सकती है अपना, तब तो उसको गर्म जल में और परेशानी नहीं होगी, आसानी से निकाल लेगी, ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन ये जो है ठंडे जल से क्रिया ही नहीं करती है, ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है। ये मैग्नीशियम जो है, इसको अगर जल से क्रिया कराना है तो जल को गर्म करना पड़ेगा, तभी मैग्नीशियम की जल से क्रिया होगी। लेकिन अगर सोडियम की जल से क्रिया करानी है, ठंडे जल में ही क्रिया करा देंगे, हो जाएगा। तुमने पढ़ा होगा, सोडियम को हम केरोसिन की बोतल में रखते हैं। केरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल, ठीक है। सोडियम को हम मिट्टी के तेल की बोतल में रखते हैं, उसे बाहर नहीं रखते हैं। बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। अभी पीछे दिखाया ना, Na+O2 बराबर Na2O दिखाया ना, वो साधारण ताप पर ही हो जाता है, अर्थात वायु में ऐसे रख दें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। पोटेशियम का भी यही होगा, क्योंकि दोनों क्रियाशील है, क्षार धातु है। उसके बाद देखो सोडियम, हम चर्चा सामान्य रूप से सोडियम की करते हैं, क्योंकि पोटेशियम उसके नीचे चला जाता है। हम किसी भी जब वर्ग या आवर्त की चाहिए वर्ग की चर्चा करेंगे तो ऊपर के दो तत्वों को पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी गुण लगभग उनके आधार पर ही चलते हैं।
जो सोडियम का होगा वही पोटेशियम का होगा, क्योंकि सोडियम के नीचे ही क्या है, पोटेशियम है, एक ही वर्ग में है दोनों, ठीक है ना। अब उसके बाद एक चीज सोचो, यहाँ पे हुआ क्या कि सोडियम ठंडे जल से क्रिया करता है, क्या बनाता है, NaOH बनाता है, H2 बनाता है। सोडियम को कहा गया केरोसिन की बोतल में रखते हैं, क्योंकि वायु में रखने पर ये क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। जल में भी तो इसको रख सकते थे, तभी तो वायु नहीं मिलती उसको, लेकिन जल में रखने के बाद हम तुरंत देख रहे हैं क्या कर ले रहा है, ये क्षार बना ले रहा है और H2 बन रहा है। सोडियम के बारे में सुने होगी, जब सोडियम जल में जाता है तो क्या होने लगता है, आग पकड़ लेता है, आग जलने लगती है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब सोडियम जल में जा रहा है तो देखो NaOH बना रहा है, H2 गैस बना रहा है ना, और इतनी ज्यादा इससे उष्मा निकलती है, अर्थात यह अभिक्रिया उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो उष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, एक्सोथर्मिक, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जो उष्मा उत्सर्जित करती है ना, अर्थात ये काफी ज्यादा मात्रा में उष्मा उत्सर्जित करती है, और इतनी ज्यादा मात्रा में उष्मा उत्सर्जित कर देती है, ये जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है आग पकड़ लेती है। तो हमको लगता है कि सोडियम जल रहा है, सोडियम नहीं जल रहा है, कौन जल रहा है, हाइड्रोजन जल रहा है, ठीक है। सोडियम ने तो अपना काम कर लिया, अपना क्षार बना के भाग गया वो, बाकी बचा कौन, जल रहा है हाइड्रोजन, गोली मार के भाग गया वो, पकड़ा दूसरा गया, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन अगर ज्यादा उसमें मिल जाए तो ज्वलनशील गैस है, अगर उसको द्रव अवस्था में रख दिया जाए तो साधारण ताप पर ही आग पकड़ लेता है। अभी हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे हाइड्रोजन ईंधन की चर्चा होगी। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ईंधन कौन होते हैं, ईंधन जिनके जलने से हमें ऊर्जा मिलती है, तो हाइड्रोजन के दहन से भी हमको ऊर्जा मिलती है। अगर उसको द्रव अवस्था में दहन किया जाए तो काफी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन परेशानी ये है कि अगर हाइड्रोजन को द्रव अवस्था में हम प्रयोग करेंगे तो इतना जल्दी वो जल जाएगा कि खतरा हो सकता है। मान लो कहीं पे हम उसको भर रहे हैं, वायु के संपर्क में आते ही तुरंत वो जल जाएगा, इसलिए काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होती है हाइड्रोजन ईंधन प्रयोग करते समय। तो अतः भी हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, कुछ चीजें कोशिश की जा रही हैं कि उसमें ऐसी चीजें मिला दी जाए कि वो साधारण रूप से जले ना, लेकिन जब उसको जलाया जाए तो जल के काफी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करे, जिससे हम उसका प्रयोग कर सकें। तो इस पर प्रयोग चल रहा है, कुछ समय में या कुछ दशक में हो जाएगा, ऐसा हम लोग प्रयोग करने लगेंगे हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में। तो अभी यहाँ पे देखो, पहला कॉन्सेप्ट हमारा था ठंडे जल से क्रिया। ठंडे जल से कौन सी धातुएं क्रिया करेंगी, सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम से ऊपर, किससे ऊपर, मैग्नीशियम से ऊपर, और इसमें सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम से Fe तक, ठीक है, ये याद रखना। सक्रियता श्रेणी में जो मैग्नीशियम से ऊपर होंगी वो ठंडे जल से क्रिया करके अपना क्षार बनाएंगी और H2 निकालेंगी, और सक्रियता श्रेणी में जो Mg से लेके Fe तक होंगे, अर्थात मैग्नीशियम से नीचे कहां तक, Fe तक, वो गर्म जल से क्रिया करेंगी और अपना क्या बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगी। तो अब तो हमें सक्रियता श्रेणी जाननी होगी, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे सक्रियता श्रेणी भी पढ़ लेंगे। इसकी हेडिंग के बाद है सक्रियता श्रेणी। तो लिखो इसमें क्या लिखे, पहली हेडिंग, हाँ, वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है। वहाँ तनु अम्ल था, यहाँ जल है। आवर्त सारणी नहीं बोल रहे, सक्रियता श्रेणी बोल रहे हैं। अभी सक्रियता श्रेणी धातुओं के लिए केवल बनाई गई है। सक्रियता श्रेणी का मतलब क्रियाशीलता के घटते क्रम में धातुओं को रखा गया कि किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है, किसकी उससे कम है, किसकी उससे कम है, किसकी उससे कम है, किसकी सबसे कम है। हमको पता होगा कोई भी जब अधिक क्रियाशील होगा तभी तो कम क्रियाशील वाले को हटा पाएगा वो। तो वही तो हमारा प्रोसेस बना कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को हटा देंगी, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन से ऊपर है और हाइड्रोजन इनके नीचे है तो जो उसके ऊपर है उसकी क्रियाशीलता अधिक है और हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्या है, कम है। जिसकी अधिक है वो कम वाले को हटा देगा ना। अभी कल क्या समझाए थे, हाइड्रोजन में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, समझ गए।
क्योंकि उसके गुण क्षार धातुओं से भी मिलते हैं और उसके गुण हाइड्रोजन अधातुओं से भी मिलते हैं। इसीलिए हमको या तो फर्स्ट जो आवर्त सारणी दिख रही है या तो पहले खाने में रख सकते हैं या तो लास्ट वाले खाने से एक पहले खाने में रख सकते हैं, दो जगह पे हाइड्रोजन को रख सकते हैं। आज तक ये अपवाद ही बना हुआ है कि सही रूप से इसको कहाँ रखा जाए, या पहले खाने में या उधर 7वें खाने में 7A वाले में, समझ गए? ये अपवाद ही बना हुआ है। तो हाइड्रोजन के गुण दोनों से मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन भी आता है, याद रखे रहना। चलो आगे पहुंचो, कहां तक पहुंच गए? हेडिंग लिखो ना, क्या लिखे? धातुओं के ठंडे जल से क्रिया, हो गया ना? तो लिखो सक्रियता श्रेणी में। सक्रियता श्रेणी क्या है? हेडिंग उसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, या हम कहें तो इसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कॉपी के ऊपर लिख लो सक्रियता श्रेणी या, नहीं तो छोड़ो, यहां पे क्या लिखते हैं, अभी तो आगे हेडिंग पढ़ना ही है। चलो लिखो सक्रियता श्रेणी, हो गया ना? में हो गया। मैग्नीशियम से ऊपर स्थित धातुएं, मैग्नीशियम से ऊपर स्थित धातुएं, कोष्ठक में लिखना जैसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम से ऊपर स्थित धातुएं जैसे, हो गया, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, ये क्रम से है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम। हो गया? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, ये ध्यान में रखे रहना, ये क्रम से ही है। क्रम से का मतलब इसमें Li की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है और Na की क्रियाशीलता सबसे कम है, और बाकी बीच में ये सारे के सारे, ठीक है, याद रख के रहना। चलो आगे, कहां तक लिखे? कोष्ठक बंद कर लो। ठंडे जल से ही क्रिया करके, ठंडे जल से ही क्रिया करके क्या बनाती हैं? हो गया? ठंडे जल से ही क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, तथा H2 गैस उत्पन्न करती हैं, H2 गैस उत्पन्न करती हैं। हो गया? तुम्हारे वाले में ये बेरियम और स्ट्रांसियम और लिथियम नहीं दिया है, केवल पोटेशियम, कैल्शियम और क्या है? सोडियम। तो हम लोग याद पूरा कर लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि भूले भटके उसने लिथियम दे दिया या बेरियम दे दिया तो क्या करोगे, कहोगे है ये नहीं है। चलते हैं आगे, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट रिएक्शन लिख लो, अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए। धातु प्लस H2O, इसके नीचे क्या है? ठंडा है, ठीक है। उसके बाद धातु हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यहाँ कोष्ठक में लिख रहा है ना, सक्रियता श्रेणी में किससे ऊपर? Mg से ऊपर। अब जैसे में कुछ रिएक्शन लिखते हैं, ये तो बता दिए ना कौन कौन ऊपर है, तो रिएक्शन फटाफट लिख लो, 2-3 का लिखवा देते हैं। किसका किसका लिखवा दें? Li का पहले लिखवा दें। लिथियम जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा?
Li एक क्षार धातु है और सभी क्षार धातुएं प्लस वाला आयन बनाती है, इसको रट लो। Li एक क्षार धातु है, कल क्षार धातु के कोष्टक में लिखवाए थे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, ये जितने जितने हैं सब कौन सा आयन बनाएंगे? प्लस वाला आयन बनाते हैं। Hb प्लस बनाता है ना, इसीलिए हाइड्रोजन को इसके साथ रखा जाता है, समझ गए? और Cl क्या बनाता था? माइनस, H माइनस भी बनाता है, इसलिए H को वहां भी रखा जा सकता है। तो H के गुण इसके साथ भी मिलते हैं, इसके साथ भी मिलते हैं, इसलिए सक्रियता श्रेणी में किसको लिया गया है? H को भी लिया गया। ठीक, अब देखो Li बनाता है प्लस, जुड़ना किससे है? हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, किससे क्रिया करेगा? ठंडे जल से क्रिया करेगा, तो OH माइनस बनाता है जी। Li प्लस और OH माइनस, प्लस माइनस एक ही एक है, तो एक एक लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूत्र क्या बनेगा? LiOH और प्लस क्या? H2O। लिथियम के बाद चलो सोडियम Na प्लस H2O, ये भी ठंडे जल से ही क्रिया करेगा, और क्या होगा? NaOH प्लस क्या? H2। कैल्शियम का एक तो देख लो, कैल्शियम बनाता है CaOH ट्वाइस, क्योंकि Ca2 प्लस बनाता है और OH क्या बनाता है? माइनस बनाता है। ये 2 प्लस और 1 माइनस, तो ये 2 है और ये क्या है? एक। इसका एक इधर लिखेंगे, इसका 2 इधर लिखेंगे, तिरछा लिखते ना, तो Ca के नीचे कितना आएगा? 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और OH के नीचे क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा, और प्लस क्या बनेगा? H2 बनेगा। संतुलित करने के लिए इसको कितना करना होगा? 2 करना होगा। इधर तो परेशानी बढ़ रही है, 2, 2 और 2, यहाँ भी 2, 2 और 2, इस तरह से होगा। नोट कर सकते हो इनका रिएक्शन, नोट कर लो, गर्म जल वाला कर लिखवा देंगे। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, कहां से कहां तक? Mg से लेके Fe तक।